प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के टूटने की संभावना मैं बहुत पहले व्यक्त कर दिया था। लेकिन मैं उस समय ये कहा था कि अगर INDA वाले प्रयास करें तो उनके 3 सांसद INDA की तरफ आ सकते हैं। जब INDA की सरकार बनाने की पहल हो, उसके लिए मैं बोला था। लेकिन आज ये दूसरी तरफ से ये संभावना बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के तरफ से, क्योंकि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुद्दे जो सरकार लाना चाहती थी उसके खिलाफ वो मुखर हुए। चुनाव के बाद मसलन वक्फ बोर्ड से संबंधित जो संशोधन था उसके विरोध में या लेटरल एंट्री के विरोध में चिराग पासवान अपनी बात मुखरता से किए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जो 5 सांसद है उसमें तो एक उनके खुद के बहनोई हैं, बचे 3 सांसद कोई वैचारिक आधार को लेके आने वाले सांसद तो है नहीं, व्यक्ति है नहीं। वो तो विशुद्ध रूप से टिकट को खरीद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं और करोड़ों में 30 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ ऐसा सुनने में आता है। मैं कंफर्म तो नहीं, लेकिन आम जनों में ये चर्चा है कि इतने इतने रुपए से टिकट खरीदा गया। और इस बात में सच्चाई लगती भी है, क्योंकि बाद बाकी जो 3 सांसद हैं सभी बड़े परिवार से हैं, पूंजीपति परिवार से हैं, मतलब धनपशु परिवार से हैं, धनपशु लोग हैं। वैशाली के सांसद वीणा देवी, उनके पति तो JDU से MLC हैं और खुद इनका, वीणा देवी का और इनके पति का भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव ज़्यादा रहता है। इससे पहले बार में भी वो सांसद थी और जो टूट हुआ था, वो जो 6 सांसद थे उसमें से 5 सांसद एक तरफ चले गए थे, सिर्फ चिराग पासवान अकेले रह गए थे। उस 5 सांसदों में से वीणा देवी भी एक थी जिन्हें दोबारा भी टिकट दिया गया, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से एन वक्त पे वो चिराग पासवान के पाले में आ गई थी। वो टिकट के लिए पाले में आई थी, टिकट खरीदी, सांसद हुई और फिर चर्चा है कि वो अमित शाह के संपर्क में है और अमित शाह से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस उनका मुलाकात हुई है अमित शाह से दिल्ली में। फिर राज्य इकाई, भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के जो अध्यक्ष हैं वो भी पशुपति पारस जी से मिले। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जी को फिर से आगे बढ़ा किया जा रहा है, एक अलग गुट फिर से उनके गुट को सक्रिय करने के लिए, और उनके गुट में 3 सांसद रहेंगे और चिराग पासवान और उनके बहनोई एक साथ रहेंगे। 2 सांसद और 3 सांसद अलग हो जाएंगे। तो वैशाली के सांसद तो वीणा देवी की बात बताए, उसी तरह से समस्तीपुर के जो सांसद हैं सांभवी चौधरी भी, जो उनके पिता अशोक चौधरी JDU के कोटे से राज्य सरकार में मंत्री हैं और किस तरह से उन्होंने भी टिकट का जुगाड़ किया और चुनाव लड़ाया समस्तीपुर से। और सांभवी चौधरी के जो ससुराल वाले हैं पक्ष में हैं आचार्य कुणाल किशोर, वो तो धार्मिक मामले में जो धार्मिक न्यास है बिहार राज्य सरकार की, उसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं लंबे समय से और मठ मंदिर का वो व्यवस्था वही देखते हैं लंबे समय से और संघ से उनकी काफ़ी नज़दीकी बताई जा रही है। उसी तरह से खगड़िया के जो सांसद हैं वो भी एक धनपशु हैं,
सोने चांदी का उनका व्यापार है वर्मा जी का। कुल मिला के जो चुनाव से पहले जो उनका वैचारिक आधार था चिराग पासवान का, उसको तो वो आगे बढ़ाने का कोई कोशिश किए नहीं, न ही वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध दलित राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति को किसी को आगे बढ़ाए। वो उन्हें तो जिन्होंने दिया, माल दिया, पैसा दिया, चॉकलेट दिया, ऐसे लोगों को टिकट बांटा। तो फिर वो किस आधार पे इनके साथ बने रहेंगे? वो तो खरीद के जीते हुए, टिकट खरीद के जीते हुए सांसद हैं, तो उन्हें जहां फिर आगे पैसा ज़्यादा मिलेगा, सुविधा ज़्यादा मिलेगी, वो तो वहां चले जाएंगे। और वैचारिक शून्यता के आधार पे कोई भी पार्टी थोड़ा बहुत तो बढ़ सकती है अपने संसाधनों के आधार पे, पूंजी के आधार पे, वोट बैंक के आधार पे, समझौता के आधार पे, लेकिन एक लंबे समय तक उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है अल्पकाल के लिए, लेकिन दीर्घकालीन राजनीति में वो सरवाइव नहीं कर सकते बिना वैचारिक आधार के, बिना अपने जो वोट बैंक है उसमें भी एक वैचारिक आधार बनाए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाव से पहले तो वो हनुमान बने फिरते थे, मनुवाद के पक्के समर्थक लगते थे चिराग पासवान, थे भी। और इसीलिए मनुवादी पार्टी भाजपा के साथ वो अपने आप को ज़्यादा सामंजस्यपूर्ण दिखलाने में तुले हुए थे। नरेंद्र मोदी के हनुमान बने फिरते थे, लेकिन मनुवादी पार्टी जिसके पास अकूत धन संपत्ति है और अब तो पावर भी है, ताकत भी है राष्ट्रीय स्तर पे, तो ऐसे धन वाली पार्टी और पावर वाली पार्टी चिराग पासवान जैसी छोटी छोटी पार्टियों को कहां ले जाएंगी, कब ले जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा तो पटना में ही आके कहे थे कि छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। और जब इस तरह की बातें सामने हो, जिसको खुल के वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हों, और फिर वो तब सचेत न हो लोग, चिराग पासवान जैसे छोटी पार्टी के लोग, तब तो ये समझ लीजिए कि अपना गला खुद से फंसाने का न्योता उन्होंने दिया। तो ये तो होना ही है। अगर वक्त रहते ये चेत जाते, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों को टिकट देते, तो उनकी पार्टी बची रहती और आगे भी लंबे समय तक चलती। लेकिन अब तो लग रहा है कि अमित शाह का ऑपरेशन सफल होगा, क्योंकि उनको 240 से आंकड़ा बढ़ा के पूर्ण बहुमत तक ले जाना है, 272 तक। अभी तो सिर्फ 240 है। और अमित शाह ये चाहते हैं कि जितना जल्दी वो आंकड़ा पूरा हो जाए, ताकि उनकी सरकार लोकसभा में अपने बल पे बहुमत प्राप्त कर ले। इसीलिए वक्त रहते हमने अपील किया था INDA के नेताओं से कि वक्त रहते वो पहल करें और INDA की सरकार बनाए, अन्यथा जो 2024 से पहले वाली सरकार की जो करामात थी, करतूत था, वो इस बार भी दोहराए जाएंगे। पार्टियां तोड़ी जाएंगी, वो अपने ही समर्थक दलों की पार्टियों को ये पहले तोड़ेंगे।
ऐसी मैं आशंका पहले व्यक्त किया था और वो आज सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि YSR रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है YSR कांग्रेस, उसके राज्यसभा के 2 सांसदों को तोड़ लिया गया। बाकी बचे 8 सांसदों को भी, राज्यसभा के 6 सांसदों को, जो भी उनके 11 सांसद थे, 11 में 8 से 9 सांसदों को तोड़ने का, राज्यसभा के सांसदों को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। उसमें से 2 तो टूट भी गए, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से 8, 6 या 7 सांसद और तोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से राज्यसभा में बहुमत हासिल होगा और ऐसा बताया जा रहा है लोकसभा में 240 का जो आंकड़ा है उसे 272 करने के लिए छोटे छोटे दलों को भी तोड़ने का वो पूरी तरह से कोशिश में है। और इस कोशिश में ऐसा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को तो सबसे पहले वो तोड़ेंगे, साथ ही टीडीपी को भी, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को, एकनाथ शिंदे के शिवसेना को, और जेडीयू में भी वो सेंधमारी करने के फिराक में है। तो इसलिए वक्त रहते यदि ये सरकार नहीं बदली तो निश्चित मानिए कि शाह और मोदी के जो पहले का जो लक्षण था, जो काम था, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और वो छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ के अपने में विलय करेंगी या अलग अलग गुट खड़ा करके, जैसे पहले महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और अलग अलग गुट बना वहाँ पे उन्हीं पार्टियों के नाम से। उसी तरह से इस बार भी तमाम छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ के अलग गुट खड़ा किया जाएगा या उनमें अपने में विलय करा लिया जाएगा और इस तरह से वो अपना पूर्ण बहुमत बना लेंगे, क्योंकि ये इनका लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं, संविधान में कोई विश्वास नहीं, सिर्फ ये सत्तावादी हैं। सत्ता को भोगने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। इनके पास धन है, धन से ये अगर कोई प्रत्याशी 30 करोड़ 40 करोड़ में खरीद के आया, टिकट चुनाव लड़ा, तो 100 करोड़ इनको दिया जाएगा। इनके पास कोई धन की कमी नहीं। सारे बड़े बड़े उद्योगपति इनके साथ खड़े हैं और इनकी सरकार बनाने के लिए वो कितना भी धन लगा सकते हैं। वो तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत सारा पैसा है, इनके नेताओं के पास भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के अकूत पैसा जमा हुआ है। उसके आधार पे ये दूसरे दलों को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। और जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि नागिन पहले अपने बच्चों को ही डसती है, उस तरह से जो इनके अपने समर्थक हैं, जो इनके एनडीए में शामिल है, जो इनके सरकार को बचाने में लगे हुए, बचाए हुए, मतलब जिनके वैसाखी पे ये चल रहे हैं, लेकिन अगर उनसे थोड़ी मत भिन्नता है किसी मुद्दा को लेके, तो वो चाहते हैं कि वो मत भिन्नता सारा खत्म हो जाए, वो रहे ही ना। इसलिए उनके पार्टियों को तोड़ के अपने आप में पूर्ण बहुमत जुटाने का ये हर हाल में कोशिश करेंगे और विपक्ष को बुरी तरह से ये त्रस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए आज भी वक्त है राहुल गांधी जी को ये अपना जिद छोड़ के कि प्रधानमंत्री इस बार वो 5 साल इनको चलने दो, लड़खड़ा के चलने दो, ताकि अगले बार हम कांग्रेस बहुमत में आके सरकार बनाए। ये जिद छोड़ के राहुल गांधी को भी इसमें पहल करनी चाहिए। अगर उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद का, अपने लालसा का थोड़े दिन के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए, अन्यथा फिर से ये वहीं पहुंच जाएंगे जैसे मध्य प्रदेश की घटना हुई थी। हम एक वीडियो में बताए थे कि कांग्रेस आई, एक बार कुछ दिनों के लिए रही, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई राज्य में,
फिर वो दोबारा लोग ये सोच रहे थे कि ठीक है चलो अभी तो तोड़ के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ के सरकार बना ली, लेकिन अगली बार जो चुनाव होगा तो फिर हम बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन 2020 में वो सच साबित नहीं हुआ, सॉरी 2022-23 में वो बात सच साबित नहीं हुआ। और शिवराज सिंह ने इतना मेहनत किया और लाडली योजना लाडली बहना वाली योजना चला के वो पहले से ज़्यादा सीट ला के अपने बल पे ही वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। तो इस बार अगर वो भ्रम में है कि भारतीय जनता पार्टी 240 पे है, इस बार किसी तरह चल जाने दो और अगली बार जो हम 29 में चुनाव होगा उसमें बहुमत में आ जाएंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर नीचे जाती है तो फिर से अपने आप को ऊपर लाने के लिए, फिर से अपने आप को आगे ले जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ऐसा एक गुजरात में भी हो चुका है। गुजरात में एक बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीट लाई थी, इस बार जो चुनाव हुआ उससे पहले में, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तो और पीछे रह गई। तो इस तरह की उदाहरणों को लेते हुए, इस घटनाओं को लेते हुए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए INDA वालों को कि हम जो 29 तक इंतज़ार करेंगे और 29 में अपना सरकार बनाएंगे। 29 तक तो शायद कुछ बचे ही ना, बहुत कुछ नहीं बचे, क्योंकि ये अपनी गलतियों से सीख लेने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जो पेंशन स्कीम जो लाई है उसमें सुधार की, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो ख़त्म किया गया था पेंशन स्कीम, उसको फिर से नए स्वरूप में लेके आई है। और इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ों में ये सुधार करेंगे। अभी ये देख रहे हैं कि अगर पिछली सरकार रही रहती तो वक्फ बोर्ड के जो बिल था वो कुछ दिन के लिए रुकता नहीं, वो JCP में जाती नहीं। इसी तरह से जो लेटरल एंट्री वाली जो बात थी वो रुकता नहीं। तो उसी तरह से जो और बिल जो रुकी हैं वो सारे नहीं रुकते, वो पास हो जाते, ज़बरदस्ती कर लिया जाता, ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता। तो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि किस तरह से अपने बहुमत को ले आए। इस 29 से पहले ही 2, 4, 5, 10 महीने में, साल भर में हम पूर्ण बहुमत में आ जाए और ये फिर 2029 के लिए और ताकत के साथ ये खड़ी हो जाएगी। तो हो सकता है कि आज जो विपक्षी एकता है वो 29 में न रह पाए। इसलिए INDA के नेताओं को बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको पहल करना चाहिए, और पहल करेंगे तो उन्हें बहुमत मिल सकता है। उनको बहुमत के लिए जो आंकड़ा है उनका पूरा हो जाए, लेकिन वो प्रयास करेंगे तभी तो। प्रयास करें, अन्यथा जो आज चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जाएगा, बाद में शिंदे के पार्टी को तोड़ा जाएगा, हो सकता है JDU के लोगों पे हाथ डाल दिया जाए, हो सकता है और भी जो TDP है उसको तोड़ दिया जाए, उसके सांसदों को तोड़ दिया जाए। तो इस तरह की घटनाएं हों उससे पहले जो गैर भाजपा दल हैं, चाहे वो NDA में हो चाहे INDA में हो, उन सब को मिलके एक फिर से अपनी सरकार INDA के लिए बनाने के लिए सोचना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। धन्यवाद।